नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 3 अक्टूबर 2023 है। स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। हम आज देखो 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे, तीनों डिटेल में। कल 2 अक्टूबर था। कल गांधी जयंती के साथ साथ एक और महान लीडर लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती थी। तो आज हम सबसे पहला जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे, लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से संबंधित ऐसी बातें जो बहुत कम लोगों को पता है। जैसे सरदार भगत सिंह से संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ना, उनके बारे में बहुत सी बढ़िया बढ़िया चीज़ें जानी। तो शास्त्री जी के बारे में आप बहुत कुछ अच्छा आज जानोगे। दूसरा आर्टिकल ब्रिक्स से संबंधित यहाँ पर। तीसरा आर्टिकल बिहार में कास्ट सेंसस कंडक्ट हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया, राजनीति तेज हो गई। कुछ लोग मांग करने लगे कि अब जो रिजल्ट सामने आया है, जिस कास्ट की जितनी पॉपुलेशन है ना, उसको उतना रिजर्वेशन दे दिया जाए। एक नई डिबेट स्टार्ट हो गई है। आप भी बताइए आपकी क्या ओपिनियन है इस इशू के ऊपर। क्या कास्ट की जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से रिजर्वेशन देना चाहिए? क्या इससे उस कास्ट के लोग जो पिछड़ गए हैं उनको फायदा होगा या फिर देश और ज़्यादा डिवाइड होगा? रिजर्वेशन देखो देश में ज़रूरी है एफर्मेटिव एक्शन के तौर पे। क्या लेकिन सिर्फ रिजर्वेशन से ही देश में जो पिछड़े हुए लोग हैं उनका उत्थान किया जा सकता है? क्या इस डिबेट से बाकी चीज़ों से ध्यान हट जाता है? इवन धर्म पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है, जाति पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है। तो क्या इससे दूसरी चीज़ें जैसे एम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स हैं, इसके अलावा स्किल्स हैं, एजुकेशन है, क्या इन इश्यूज़ से ध्यान हट जाता है जो कि वास्तव में ज़रूरी है देश को आगे ले जाने के लिए? तो आप बताइएगा इस इशू पे अपनी राय, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री उन चुनिंदा लीडर्स की लिस्ट में आते हैं जिनके बारे में यह कहा जाता है कि ये लीडर्स अगर कुछ और समय जीते तो भारत की तस्वीर शायद आज कुछ और ही होती। जैसे देखो सरदार पटेल, समय जुलाई का दूसरा हफ्ता, साल 1964। शास्त्री जी लंदन की यात्रा पर जा रहे थे, इंग्लैंड में। उनका प्लेन रुकता है लाहौर में रिफ्यूलिंग के लिए। वहां पर उनका स्वागत किया गया पड़ोसी देश के रूलर आयूब खान के द्वारा। अब देखो शास्त्री जी की ना फिजिक इतनी स्ट्रोंग नहीं थी, हाइट कम थी और पतले थे, जबकि अयूब खान मिलिट्री बैकग्राउंड के थे। पठान बिल्कुल कदकाठी में काफ़ी स्ट्रोंग, हाइट भी काफ़ी ज़्यादा। तो शास्त्री जी का जब स्वागत उन्होंने किया ना, बाद में उन्होंने अपने एड को कहा, असिस्टेंट को कहा, क्या इनको भारत ने चुना है नेहरू के सक्सेसर के तौर पे? लेकिन देखो बाद में शास्त्री जी ने कुछ ऐसा किया, लोगों को यह मानने पर मजबूर होना पड़ा कि स्ट्रोंग लीडरशिप का कदकाठी से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली में उस समय यह सिचुएशन थी, 1962 वार इंडिया चाइना से हार चुका था। नेहरू की डेथ हो गई थी 1964 में। और उस समय ना तमिलनाडु में भी जैसे हिंदी के खिलाफ विरोध चल रहा था, थोड़ा सा कैओस था भारत में। एक प्रकार से भारत कमजोर था, ऐसा कम से कम पाकिस्तान को लगा। तो पाकिस्तान को लगा जिस प्रकार से चाइना ने इंडिया को हरा दिया, हम भी जल्दी से इंडिया को हरा देंगे। तो 1965 में ना पाकिस्तान ने ना अपने इन्फिल्ट्रेटर्स, घुसपैठिए भेज दिए जम्मू एंड कश्मीर के अखनूर में, क्योंकि ना पाकिस्तान को यह लगता था कि अखनूर पे कब्जा हो गया तो पूंछ और राजौरी को पूरे भारत से अलग कर दिया जाएगा, यह हिस्सा हमारे पास में आ जाएगा। शुरू में पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेटर्स भेजे और बाद में रेगुलर आर्मी भी भेज दी। तो उस समय ना जो आर्मी चीफ थे वो मिले शास्त्री जी से, और शास्त्री जी से को कहा उन्होंने साफ तौर पे, जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान स्ट्रेटेजी के साथ आया है, यहां पे अपराइजिंग पाकिस्तान क्रिएट करना चाहता है कश्मीर में। हमें ऐसी सिचुएशन में ना, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में मिलिट्री पर प्रेशर काफी ज्यादा आ रहा है, तो हमें पंजाब में एक सेकंड फ्रंट खोल देना चाहिए। जब शास्त्री जी ने यह सुना ना, सेकंड फ्रंट की बात उन्होंने सुनी, तो वो पीछे मुड़े। 1 मिनट के लिए उन्होंने सोचा, पिन ड्रॉप साइलेंस। फिर उन्होंने कहा खोल दो सेकंड फ्रंट। आर्मी जनरल ने फिर से रिपीट किया, आर्मी चीफ ने, कि सर सेकंड फ्रंट का खोलने का मतलब है फुल फ्लेज वार पाकिस्तान के साथ में। शास्त्री जी ने कहा कि हां मैं समझता हूं कि वार फुल फ्लेज अब होगा पाकिस्तान के साथ, लेकिन जरूरी है तो आप ओपन कर दीजिए सेकंड फ्रंट। मतलब देखो डिसाइसिव लीडरशिप शो की शास्त्री जी ने उस समय, जबकि कंपैरिजन में ना 1962 में नेहरू ने मना कर दिया था कि एयरफोर्स का ना इस्तेमाल किया जाए।
इवन लोकसभा में बोलते हुए शास्त्री जी ने यह कहा था, पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि हम रण ऑफ कच्छ में सीज फायर की गारंटी नहीं दे सकते हैं। वार मतलब वार। भारत की इंटीग्रिटी को आपने खतरे में डाला है और इसका भारत जवाब देगा, इमीडिएट जवाब देगा। तो देखो, इसके बाद तुरंत भारत की आर्मी लाहौर तक पहुंच गई एलओसी को क्रॉस करके, और पाकिस्तान को यह लगा कि यार हमारी इतनी बड़ी सिटी लाहौर, सियालकोट ये सब जाने वाले हैं। उन्होंने तुरंत अपनी सेना कश्मीर से भेजी लाहौर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये तो बात हुई डिसाइसिव लीडरशिप की। अब बात करते हैं उनकी कुछ और ऐसी बातें जो आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। वो देखो, कास्ट के खिलाफ थे। उनका सरनेम था वर्मा, लाल बहादुर वर्मा, बट उन्होंने अपना सरनेम छोड़ दिया। शास्त्री जो था वो उनका सरनेम नहीं था। वो शुरुआत से ही कास्ट के अगेंस्ट थे। उन्होंने शास्त्रों की नॉलेज हासिल की थी काशी विद्यापीठ में, और वहीं से उनको ये उपाधि मिली शास्त्री। अदरवाइज उनका जो ये सरनेम था ना वर्मा, वो तो उन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि वो कास्ट के अगेंस्ट थे। इसके अलावा देखो, वो बहुत सादगी का जीवन व्यतीत करते थे। सिर्फ 2 कुर्ता और धोती उनके पास में थी। और बात करें देखो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की, जो आज के सिविल सर्वेंट्स और आज के पॉलिटिकल लीडर्स में बिल्कुल नहीं देखने को मिलती। देखो, उन्होंने ना आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। उसके बाद आज़ादी के बाद वो ना रेलवे मिनिस्टर बने। 1952 में वो यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट बने। 4 साल बाद 1956 में ना आज के तेलंगाना के महबूब नगर में ना एक रेल एक्सीडेंट हो गया था जिसमें 112 लोगों की जान चली गई। उन्होंने ना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए तुरंत अपना इस्तीफा दे दिया नेहरू को। नेहरू ने इनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन देखो, उसके कुछ ही दिनों बाद नवंबर 1956 में तमिलनाडु के अरियालूर में एक बार फिर से रेल हादसा हो गया, और इस रेल हादसे में 144 पैसेंजर्स की डेथ हो गई। शास्त्री जी ने एक बार फिर से इस्तीफा दे दिया, और इस बार नेहरू को शास्त्री जी का इस्तीफा एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन देखो, उन्होंने ना एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर दिया भारत की पॉलिटिक्स में, अगर वो फॉलो हुआ होता तो देखो लीडर्स शायद अच्छा काम करते। बट आज के समय में ना लीडर्स बिल्कुल बेशरम हैं, कितने भी कुछ हो जाए इस्तीफा नहीं देते बिल्कुल भी। लेकिन शास्त्री जी ने बिना मांगे इतनी बड़ी पोस्ट से खुद ही इस्तीफा दे दिया था। तो उन्होंने भारत के लोगों के दिलों में एक जगह बना ली थी कि वो किसी पद के लोभ में राजनीति नहीं करते हैं। इसके बाद वो इस्तीफा देने के बावजूद वो नेहरू के और ज्यादा क्लोज में आ गए। नेहरू को भी लगा कि यार ये बढ़िया लीडर हैं। नेहरू ने एक बार कहा था कि नो मैन कैन विश फॉर ए बेटर कामरेड एंड बेटर कोलीग इन एनी अंडरटेकिंग। शास्त्री जी के बारे में कहा था कि ये मैन ऑफ हाईएस्ट इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, डिवोटेड टू आइडियल्स, मैन ऑफ कंसाइंस एंड मैन ऑफ हार्डवर्क हैं। बाद में नेहरू ने इनको फिर से अपनी कैबिनेट में शामिल कर लिया और होम मिनिस्टर और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया गया। उस समय देखो तमिलनाडु में जो एंटी हिंदी विवाद चल रहा था ना, तो इन्होंने कन्विंस कराने की कोशिश की कि इंग्लिश भी कंटिन्यू रहेगी और ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रहेगी 1965 के बाद भी हिंदी के साथ साथ। इसके बाद देखो प्रधानमंत्री बनते हैं वो नेहरू के सक्सेसर के तौर पे। यूं कहा जाता है कि शास्त्री जो थे ना वो कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट थे। कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट मतलब मोरारजी देसाई और कृष्णा मेनन का नाम चल रहा था पीएम के लिए, लेकिन इन दोनों के नाम पे ना सहमति नहीं बनी। कई बार ऐसा होता है ना कि यार तुम्हें नहीं बनने देंगे, तुम्हें भी नहीं बनने देंगे, चलो एक काम करते हैं इनको बना देते हैं। तो ये जो बात होती है ना कि इनको बना देते हैं मतलब कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, वो वाले कैंडिडेट थे शास्त्री जी जो सबको पसंद थे कॉम्प्रोमाइज के तौर पे। उनकी लीडरशिप में ना एक जबरदस्त क्वालिटी ये थी कि वो पेशेंटली सुनते। कोई भी इशू होता ना वो पहले ध्यान से सुनते और ध्यान से सुनने के बाद में ना डिसाइसिव एक्शन लेते कि हाँ अब हमें ये करना ही है। आमतौर पे कुछ लीडर्स क्या होते हैं कि इधर उधर का कंफ्यूज रहते हैं, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डिसीजन नहीं ले पाते टाइम पे। एक क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा था 2013 के मेंस में, जय जवान जय किसान, अभी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। हुआ क्या था देखो, चाइना से इंडिया युद्ध हार चुका था। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे देश का एक तो कद वर्ल्ड में काफ़ी कम हो गया था, फिर 1964 में नेहरू की भी डेथ हो गई थी जैसे मैंने आपको बताया। तो उस समय ना इंडिया के पास ना फूड ग्रेन की काफ़ी कमी हो गई थी।
एक किस्सा अक्सर आप सुनते हो, यूएसए के PL480 प्रोग्राम से हम यूएसए से फूड ग्रेन ले रहे थे और यूएसए हमें तरसा रहा था अनाज के लिए कि वियतनाम मुद्दे पर आप हमारा साथ दो, तब हम आपको फूड ग्रेन के शिप भेजेंगे। और इतनी ज़्यादा जरूरत थी उस समय इंडिया को फूड ग्रेन की कि यूएसए से फूड ग्रेन का शिप मुंबई के पोर्ट पे आता ना, तो फ्रंट पेज पे खबर आती थी कि हाँ, एक शिप आया है फूड ग्रेन का। तो ऐसी सिचुएशन में अपने एक रेडियो एड्रेस में शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि आप ज़्यादा प्रोड्यूस कीजिए। ट्रेडर्स यानी व्यापारियों को बोला कि आप फूड ग्रेन्स को मार्केट में सप्लाई कीजिए फेयर प्राइसेस पे, जानबूझ के आप दाम मत बढ़ाइए बहुत ज़्यादा। कंज्यूमर्स को बोला कि आप थोड़ा कंजम्पशन पे कंस्ट्रेंट रखिए। उन्होंने जनता को यह तक कह दिया था कि आप दिन में एक टाइम की जो मील है वो स्किप कर दीजिए। देखो आज ना हम इन चीज़ों पे हंसते हैं, मतलब पाकिस्तान में मुझे याद है पाकिस्तान के किसी लीडर ने ना ये बोला था कि चाय का हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, आप चाय पीना बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए। तो ना बहुत से लोगों ने उनका काफ़ी मजाक उड़ाया था। लेकिन इंडिया भी ऐसी सिचुएशन फेस कर चुका था 1960s में। उस समय ना उनके एक कोलीग थे सुब्रमण्यम नाम से, वो स्टील मिनिस्ट्री में काम कर रहे थे एज अ ब्यूरोक्रेट। उनको बुलाया गया कि आप एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में आइए। उनको बोला गया कि आप रिसर्च पे ध्यान दीजिए, हमें हाई ईल्ड वाले सीड्स चाहिए जो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। तो सुब्रमण्यम ने इस पे काम किया। सुब्रमण्यम जी को आप स्वामीनाथन जी के साथ में कंफ्यूज मत करिएगा, जिनकी हाल ही में डेथ हुई। स्वामीनाथन, जिनको ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक माना जाता है, वो अलग हैं। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, डेथ जो है ना शास्त्री जी की जल्दी हो गई थी। उज्बेकिस्तान में वो गए थे समझौते के लिए। आज का जो उज्बेकिस्तान है ना, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था। वहाँ ताशकंद सिटी में वो समझौते के लिए गए थे। वहाँ पे उनकी ना डेथ हो गई और डेथ भी काफ़ी मिस्टीरियस थी। लोगों ने अलग अलग क्वेश्चंस रेज किए, जैसे यूएसएसआर ने उनको मजबूर कर दिया एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए, इस वजह से हार्ट अटैक आ गया। लेकिन अब ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं था, उनकी एक अचीवमेंट थी वो उस समझौते को साइन करना, और अनफॉर्चुनेटली उनको कार्डियक अरेस्ट आया, हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। लेकिन देखो इतना जरूर है, उनकी डेथ ना जल्दी हो गई। अदरवाइज उन्होंने ना एग्रीकल्चर में काफी बढ़िया काम किया था, जिसका श्रेय बाद में इंदिरा गांधी को गया। अदरवाइज एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाने की शुरुआत शास्त्री जी ने कर दी थी, जिसकी वजह से बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। अब एक और चीज आपको बताता हूं, शास्त्री जी ना मार्केट के पक्षधर थे। मतलब जो एलपीजी रिफॉर्म्स हमारे देश में काफी लेट आए ना, बाद में 1990-91 में, शास्त्री जी अगर जिंदा होते तो शायद वो रिफॉर्म्स हमारे देश में जल्दी आ जाते। चाइना में वो रिफॉर्म्स 1978 में आ गए थे, क्योंकि बाद में इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बनी ना, इंदिरा गांधी ने मार्केट पे फोकस नहीं किया, बल्कि उन्होंने स्टेट को और ज्यादा कंट्रोल कर लिया। इवन बैंकों का भी नेशनलाइजेशन हो गया, जो एलपीजी रिफॉर्म के ठीक उलट है। तो इस वजह से इंडिया पिछड़ गया। वैसे तो देखो बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन ये एक मेजर रीजन रहा इंडिया से चाइना के आगे निकलने का, कि चाइना में एलपीजी रिफॉर्म्स जल्दी आ गए थे और इंडिया में काफी लेट आए। कुल मिला के देखो बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत से एग्जाम्पल्स शास्त्री जी की लाइफ से यूज किए जा सकते हैं एथिक्स में। अब डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है शास्त्री जी से संबंधित, तो आप यूपीएससी में एड्रेस कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ब्रिक्स से संबंधित है, और आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ना, ब्रिक्स के बारे में काफ़ी सारे आर्टिकल्स छपे कि ब्रिक्स में 6 नए मेंबर्स ऐड हो गए, तो अब तो ब्रिक्स काम का नहीं रहा, अब तो चाइना डोमिनेटेड हो गया। तो उस संदर्भ में ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है। ये 6 नए मेंबर्स जो ब्रिक्स का सदस्य बने, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई। राइटर ना इस आर्टिकल में इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि देखो ब्रिक्स ऐसा नहीं है कि अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप पॉइंट समझ के देखिए। पहला पॉइंट, ब्रिक्स ना कोई मिलिट्री ग्रुप नहीं है नाटो की तरह। ब्रिक्स का निर्माण हुआ था इकोनॉमिक कंपल्सन की वजह से। गोल्डन सैक एक इन्वेस्टर फर्म थी, इन्होंने बोला था कि ये सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, ये ग्लोबल इकोनॉमी में काफ़ी कंट्रीब्यूट करेंगी। तो नाटो की तरह ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स कुछ सेना वगैरह भेजता है कहीं पे, या फिर किसी देश के खिलाफ एक्शन लेना होता है तो ब्रिक्स एक्शन लेता है या सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ऐसा ब्रिक्स कुछ नहीं करता।
जबकि नाटो ये सब काम करता है, यूएस डोमिनेटेड ग्रुप है नाटो, और जिसने 2014 के बाद से ही बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है डिफेंस पे। अगर देखो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज की कंबाइंड जीडीपी की बात करें, ये है 36% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, और 2050 आते आते ब्रिक्स में ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज में जो टोटल पॉपुलेशन होगी वो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 47% होगी। तो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा हैं ब्रिक्स में। ब्रिक्स जो है G7 ग्रुप को चैलेंज कर सकता है। दूसरा पॉइंट देखिए, देखो चाइना और इंडिया दो बड़े देश हैं ब्रिक्स के। दोनों देशों की पॉपुलेशन, इंडिया प्लस चाइना की, दोनों देशों की पॉपुलेशन वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 1/3 है। दोनों की इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, और 2030 आते आते टॉप 3 इकोनॉमीज में शामिल होंगे दोनों देश। चाइना तो अभी है। देखो दोनों देश ये समझते हैं कि ग्लोबल बायलैटरल टाइज जो है ना, अब पहले की तरह नहीं है। अब ना इकोनॉमिक ग्रुप्स काफ़ी मजबूती से इमर्ज होकर आए हैं, जैसे आसियान है, यूरोपियन यूनियन है। अब बहुत सारा ट्रेड तो ग्रुप के मेंबर कंट्रीज के बीच में आपस में ही हो जाता है। और माना ये चीज़ कि इंडिया और चाइना के बीच में अभी काफ़ी चैलेंजेस हैं। डोकलाम पर विवाद हुआ 2017 में, फिर गलवान वैली क्लैश हुए, और उसके बाद चाइना की फोर्सेस काफ़ी आगे आ गई। इंडिया में बॉर्डर पे डिस्प्यूट है। हाल ही में डिसएंगेजमेंट तो हुआ ज़्यादातर पॉइंट्स पे, लेकिन रिश्तों में काफ़ी कड़वाहट आ गई। चाइना के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर भी नहीं आए। बट ना ये कहना चाहते हैं राइटर कि देखो हमेशा इकोनॉमिक्स और बिजनेस जो है ना वो पॉलिटिक्स पर भारी पड़ता है, ऐसा राइटर का मानना है। जबकि देखो कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि जब देखो लड़ाई होती है दो देशों के बीच में, पॉलिटिकल टेंशन्स पैदा होती हैं, तो ये सब नहीं देखा जाता कि हमें इस देश के साथ संबंध बनाने में फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखिए, पॉलिटिकल डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसकी वजह से इकोनॉमी सफ़र कर रही है। तो राइटर का पॉइंट पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन हम अब आर्टिकल में राइटर के जो पॉइंट्स हैं हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप सारे जान लीजिए। तीसरा पॉइंट राइटर ये बोलते हैं, आज के समय में देखो एक पोलराइजेशन है, एक तरफ यूएसए है और दूसरी तरफ रशिया और चाइना है। अब यूएसए ने ना काफ़ी तरह के सैंक्शंस चाइना और रशिया के ऊपर लगाए हुए हैं, खास करके चाइना के ऊपर। रशिया के ऊपर ज़्यादा है, लेकिन सिग्निफिकेंट चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाना है। क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारे देश जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, ये ऐसे देश हैं जिनको यूएसए बोल रहा है कि आप भी चाइना के साथ ट्रेड मत कीजिए। अब ये जो देश है ना सऊदी अरेबिया, यूएई, ये चाहते हैं कि देखो वर्ल्ड ना इमर्ज हो रहा है काफ़ी तेज़ी से, तो हमें ना चाइना के साथ भी अच्छे से रिलेशन मेंटेन करना जरूरी है, तभी हमें फ़ायदा होगा। जैसी सोच मल्टी एंगेजमेंट की इंडिया की है ना, वैसी ही इन देशों की है। तो ये देश ना इसी वजह से ब्रिक्स में आए हैं, क्योंकि इनको लगा कि यार हम यूएसए के साथ हैं काफ़ी समय से, बट हमें कुछ ऐसे ग्रुप्स में भी शामिल होना चाहिए जिसमें यूएसए नहीं है, जैसे ब्रिक्स, ताकि उस ग्रुप में चाइना जैसे कंट्रीज़ का भी साथ लिया जा सके, इनसे भी इकोनॉमिकली फ़ायदा लिया जा सके। इसी वजह से ना बहुत सारे देश कतार में खड़े हैं ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि यूएसए के साथ तो हम हैं, यूएसए के साथ ज़्यादा रहेंगे तो यूएसए के विरोध वाले जो कंट्रीज़ हैं ना उनका फ़ायदा नहीं ले सकेंगे, लेकिन ब्रिक्स का सदस्य रहेंगे तो चाइना जैसे देशों का फ़ायदा भी लिया जा सकता है। और देखो कुछ प्लेयर्स जो ये बोलते हैं ना कि चाइना डोमिनेंट प्लेयर है ब्रिक्स का, राइटर मना करते हैं। राइटर कहते हैं नहीं, चाइना डोमिनेंट प्लेयर नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज जैसे इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ये चाइना के अगेंस्ट एक ब्लॉक है ब्रिक्स में, अलग से ग्रुप है ब्रिक्स के अंदर। और अब ना जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ में ना काफ़ी नाराज़गी है यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़ के प्रति, क्योंकि अफ्रीका से बहुत सारे रिफ्यूजीज़ यूरोप में गए, वहाँ पे उनको ख़राब ढंग से ट्रीट किया गया, ज़्यादातर रिफ्यूजीज़ को भगा दिया गया, यूरोप में एंट्री नहीं लेने दी गई। और नाइजर में हाल ही में फ्रांस ने इंटरवेंशन किया। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ की ना इमेज अफ्रीका में ठीक नहीं है, और यूं कहा जाता है कि अब आने वाले जो साल है ना अफ्रीका के होंगे। अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जबकि इंडिया और चाइना दोनों अफ्रीका के साथ बढ़िया रिलेशंस मेंटेन करना चाहते हैं। जैसे इंडिया का देखिए, इंडिया ने तो G20 का सदस्य बनवा दिया अफ्रीकन यूनियन को। तो ये चीज़ें जो है ना अफ्रीका देख रहा है कि हमारे साथ कौन है, हमारे विरोध में कौन है। अब नेक्स्ट आप पॉइंट लीजिए यूएस डॉलर का। अभी देखो यूएस डॉलर डोमिनेंट ग्लोबल करेंसी है, लेकिन चाइना और इंडिया ये चाहते हैं कि हमारी करेंसी
का भी इंटरनेशनलाइजेशन हो, हमारी करेंसी भी यूज़ हो। लेकिन देखो एक बात आपको बताऊं, वैसे अभी ना कुछ दिनों पहले मैं इंडोनेशिया गया था। मैंने बोला था ना मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उस समय वहीं गया था इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में ना जैसे करेंसी एक्सचेंज की जो शॉप्स होती हैं ना, वो ना बोर्ड पे लगाती हैं कि हाँ अभी जैसे जो इंडोनेशिया की करेंसी है उसका डॉलर के रूप में क्या कन्वर्जन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के रूप में क्या कन्वर्जन है, पौंड में क्या कन्वर्जन है। वहाँ पे देखो इंडियन रुपी का नाम ही नहीं था, कहीं पे भी नहीं मैंने देखा। तो इसी से मुझे ये एहसास हुआ कि यार अभी इंडिया की जो करेंसी है ना सच में काफ़ी वीक है। 6-7 करेंसीज का बोर्ड लगाया हुआ होता था, जिसमें जैपनीज करेंसी होती, चाइनीज़ करेंसी होती, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर, यूरोप के पौंड, मतलब यूरोप के यूरो और इंग्लैंड का पौंड, तो ये सारी करेंसीज होती, बट इंडिया का कहीं पे भी नाम नहीं था। और जबकि इंडियंस इंडोनेशिया में काफ़ी जाते हैं, तो इससे पता लगता है कि इंडिया की करेंसी अभी काफ़ी वीक है। और एक और चीज़ देखो, यूपीआई कितनी बड़ी रेवोल्यूशन है ये मैंने इंडोनेशिया में भी देखा। हमारे देश में ना अब हम सब देख लीजिए, हमेशा कैश नहीं कैरी करते, मोबाइल से ही पेमेंट हो जाती है अधिकतर जगहों पर। लेकिन इंडोनेशिया में ऐसा कुछ नहीं था। इंडोनेशिया में कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं, हमेशा वहाँ पे अब कैश ही चलता है, कैश ही देखा मैंने तो हर जगह पे। और दूसरा एक फ़र्क मैंने ये महसूस किया इंडोनेशिया में कि हमारे देश में टेलीकॉम सर्विसेज बहुत सस्ती हैं, 1 महीने में अनलिमिटेड इंटरनेट, अनलिमिटेड कॉल। लेकिन वहाँ पर अभी भी इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट में आपको देखने को मिलेंगे कि 18 GB इतने रुपए में और 10 GB इतने रुपए में। वहाँ पे अनलिमिटेड का सिस्टम अभी भी नहीं है। हालांकि देखो इंडोनेशिया ऐसा कोई डेवलप कंट्री भी नहीं है जिससे हम कंपेयर करें, बट कुछ चीज़ें जो इंडिया में अच्छी हो रही हैं, देखो उनकी तारीफ तो होनी चाहिए। हमेशा लोग बात करते हैं इंडिया में सिस्टम खराब है, लेकिन जो चीज़ें अच्छी हैं उनकी आप हमेशा तारीफ करो। तो पॉइंट ये था कि ग्लोबल करेंसी अभी भी डॉलर है। इंडिया और चाइना चाहते हैं कि हमारी करेंसी का इस्तेमाल हो, इंटरनेशनलाइजेशन हो। बट देखो अब ना ट्रैवलर्स किसी एक करेंसी पर डिपेंडेंट नहीं है। पहले क्या होता था कि डॉलर पे ट्रस्ट ज़्यादा होता था, तो कहीं पे भी लोग जाते ना डॉलर को लेके जाते कि हाँ डॉलर तो चली जाएगा और नहीं तो। लेकिन अब ना डिजिटल करेंसी का ज़्यादा बोलबाला होगा आने वाले समय में, और डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम होगी। तो इस मामले में भी इंडिया और चाइना के बीच में कन्वर्जेंस है। लास्ट में ये अफ्रीका वाला पॉइंट जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फ्यूचर अफ्रीका का है, और अफ्रीका में दोनों इंडिया और चाइना दोनों अच्छा रिलेशंस मेंटेन करना चाहते हैं। दोनों को लगता है कि अपनी सॉफ्ट पावर को स्प्रेड करने के लिए अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। जबकि देखो अफ्रीकन्स जो हैं यूरोप में तो कम जा पा रहे हैं वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, बट बहुत सारे अफ्रीकन्स ना अब चाइना जा रहे हैं। वहाँ पे वो देखते हैं कि कितनी डेवलपमेंट आई है, कितना बढ़िया है। तो इससे भी अफ्रीका के लोगों में चाइना के प्रति गुडविल पैदा हो रही है। कुल मिला के राइटर लास्ट में ये बोलते हैं ब्रिक्स देखो ख़त्म नहीं होने वाला है, और हर साल जब समिट होता है ब्रिक्स का कुछ ना कुछ स्पार्क जरूर आती है। जैसे इस साल स्पार्क आई, 6 नए मेंबर्स बन गए। और 2003 में जो गोल्डमैन सैक्स ने बोला था ना, आने वाले 40 सालों में ब्रिक की जो इकोनॉमीज हैं G6 को पीछे छोड़ देंगी। अब तो देखो निश्चित तौर पे पीछे छोड़ ही देंगी, क्योंकि ब्रिक्स में अब नए मेंबर्स ऐड हो चुके हैं। तो उस समय तो सिर्फ 4 देशों की बात की थी गोल्डमैन सैक्स ने, जैसे एक ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका की बात नहीं की थी उस समय। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ब्रिक्स से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बिहार में हुए कास्ट सेंसस के रिजल्ट से संबंधित है। देखो 4 अगस्त 2022 को ना हमने कास्ट सेंसस से संबंधित बेसिक्स डिस्कस किए थे। तो ये जो आर्टिकल है ना, कास्ट सेंसस जो कंडक्ट हुआ है बिहार में उसके रिजल्ट पे फोकस कर रहा है। जो आंकड़े आए हैं बिहार के कास्ट सेंसस के वो इस प्रकार से हैं। बैकवर्ड क्लासेस की पॉपुलेशन बिहार में है 63%, और जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों की पॉपुलेशन है वो है 19.6%, एसटी पॉपुलेशन है 1.6%, और सामान्य वर्ग की पॉपुलेशन है 15.50%। अब देखो ये जो बिहार कास्ट सेंसस का रिजल्ट आया है ना, इसके बाद कुछ लोग डिमांड उठाने लगे हैं कि अब पता लग गया कि बिहार में कौन सी कम्युनिटी की जनसंख्या कितनी है, तो उसी हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाए। जैसे अभी ना ओबीसीज को हमारे देश में 27% रिजर्वेशन है जॉब्स में और एडमिशन्स में, एससी कम्युनिटी के लोगों को 15% है, एसटी कम्युनिटी के लोगों को 7.5% है। लेकिन जैसे बिहार कास्ट सेंसस
का फाइनल रिजल्ट्स से पता लगा है ओबीसी, टोटल ओबीसी की पॉपुलेशन बिहार में कितनी है, 63% के आसपास है। ओबीसी भी बिहार में दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, एक पिछड़ा एक अति पिछड़ा। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट में ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी और उसके बाद वीपी सिंह की सरकार ने 1989 में शायद रिजर्वेशन दे दिया था ओबीसी को 27%। उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार आई, सरकार चेंज हो गई थी, काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ था ओबीसी रिजर्वेशन के अगेंस्ट। तो नरसिम्हा राव की सरकार ने ना 10% जो रिजर्वेशन है ना अपर कास्ट को भी दिया था, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो अपर कास्ट के लोग हैं। लेकिन मामला ये पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में, 9 जजेस की बेंच बैठी थी। तो सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच ने ना इंदिरा साहनी केस में ना जो 10% रिजर्वेशन दिया गया था अपर कास्ट के लोगों को, वो रिजर्वेशन खत्म कर दिया और कहा कि देखो इकोनॉमिक ग्राउंड पे रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। और ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन दिया गया था उसे अपहेल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में। लेकिन ना इंदिरा साहनी केस में ना एक इंपॉर्टेंट बात ये बोली 9 जजेस की बेंच ने कि रिजर्वेशन ना 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। अब देखो इसके बाद ना अलग अलग राज्यों ने ना रिजर्वेशन बढ़ाने की कोशिश की, जैसे हाल ही में महाराष्ट्र का केस हमने देखा। महाराष्ट्र की सरकार ने मराठास को रिजर्वेशन दिया था और मुस्लिम्स को भी दिया था पहले, तो रिजर्वेशन हो गया 50% से ज़्यादा, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। सिमिलर कोशिश ना अलग अलग राज्यों ने की और 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया और इंदिरा साहनी केस की जजमेंट को अभी भी माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 9 जजेस की बेंच ने ये जजमेंट दी थी। लेकिन इसमें एक अलग चीज ये है कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने ना 10% ईडब्ल्यूएस का जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को जो 10% रिजर्वेशन दिया गया ना, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। फर्क सिर्फ इतना था, नरसिम्हा राव की सरकार ने अपर कास्ट के लोगों को इकोनॉमिक ग्राउंड के आधार पर जो रिजर्वेशन दिया था वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ था, और मोदी सरकार ने जो ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया वो संविधान को अमेंड करके दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को अपहेल्ड किया। आपको एक डाउट ये आया होगा, क्या कोई ऐसा राज्य है जहां पे 50% से ज्यादा रिजर्वेशन है? देखो तमिलनाडु में टोटल रिजर्वेशन 69% है। तमिलनाडु की सरकार ने जो ज्यादा रिजर्वेशन दिए ना 50% से ज्यादा यानी 69% है, उसको ना संविधान में अमेंडमेंट करके 9th शेड्यूल में डाला गया है। 9th शेड्यूल में किसी मैटर को अगर डाल दिया जाता है तो फिर उस पर फिर जुडिशरी अपना वर्डिक्ट नहीं दे सकती, वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर चला जाता है। हालांकि इस पर भी केस चल रहा है, क्या इस प्रकार से तमिलनाडु ने जो रिजर्वेशन इंक्रीज किया है और उसको 9th शेड्यूल में डाला गया है, क्या ये सही है गलत है, इसको लेकर केस अभी भी चल रहा है काफी सालों से। क्वेश्चन देखो यही उठता है कि क्या अलग अलग कास्ट की पॉपुलेशन के आधार पे उसी प्रपोर्शन में उन्हें रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए या फिर नहीं दिया जाना चाहिए। अगर देखो इस आर्ग्यूमेंट को माना जाता है कि जिस कास्ट की जितनी पॉपुलेशन उस हिसाब से उसको रिजर्वेशन दिया जाए, तो फिर देखो ये तर्क कहां पे रुकेगा। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि यार ओबीसी में भी फर्दर हर एक कास्ट, मान लीजिए ओबीसी में 100 कास्ट हैं, फिर यूं बोलेंगे कि ओबीसी में भी जितनी कास्ट हैं उसी के हिसाब से हर एक कास्ट की जितनी पॉपुलेशन है उसी हिसाब से उसको रिजर्वेशन दिया जाए। फिर उस पर्टिकुलर कास्ट में भी अलग अलग कुछ डिवीजन होंगी। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये कहां पे जाकर रुकेगा? आप बताइए, क्या प्रपोर्शन के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, जिस कास्ट की जितनी पॉपुलेशन उसको उतना रिजर्वेशन? और देखो फर्दर इस आर्ग्यूमेंट को आप स्प्रेड करोगे फिर तो महिलाओं की पॉपुलेशन 50% है, महिलाओं को 33% क्यों? जॉब्स में हर जगह पे महिलाओं को 33% मिलना ही चाहिए किसी भी कीमत पे। आर्ग्यूमेंट को फर्दर स्ट्रेच करोगे फिर ये बोला जाएगा कि देखो सिर्फ जॉब्स में और एडमिशन में ही क्यों, अलग अलग जगहों पर भारतीय क्रिकेट टीम में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, राज्यों का भी रिजर्वेशन होना चाहिए, वहां पर भी कास्ट का रिजर्वेशन होना चाहिए। देखो रिजर्वेशन जरूरी है हमारे देश में, पहले भी था आज भी है। जो हिस्टोरिकल ऑपरेशन हुआ कुछ लोगों के ऊपर, उसको एड्रेस करने के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। एग्जाम में भी आपको यही जस्टिफाई करना है। बट 2015 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है राम सिंह केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अब रिजर्वेशन का लाभ ना कुछ ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जो बिल्कुल ही समाज में हाशिए पर चले गए हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम्पल दिया था ट्रांसजेंडर्स। एक और चीज आप देखिए, देखो एक तो छोटा सा केक है, उसको कैसे बांटा जाए? गवर्नमेंट जॉब्स छोटी सी हैं, उसको कैसे डिवाइड किया जाए
इस पे डिस्कस कर लो, या फिर देखो इस चीज पे जोर दे दो कि केक का साइज कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे जॉब्स को इंक्रीज किया जाए। अब पॉलिटिकल पार्टीज शॉर्टकट ढूंढती हैं, जैसे रिजर्वेशन की जो डिबेट है वो फिर क्या करती हैं, लोगों को मजबूर करती हैं कि रिजर्वेशन पे ही फोकस करें और एम्प्लॉयमेंट पे फोकस ना करें। जैसे देखो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज धर्म के नाम पे पोलराइज करती हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जाति के नाम पे पोलराइज करती हैं। हर कोई पोलराइज इसलिए करता है कि जनता सही इश्यूज पे बात ना करे। होता यह है, जैसे देखो अगर किसी को धर्म की आइडेंटिटी से ज्यादा लगाव है तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देगा जो धर्म की राजनीति करती है। अब जिसको अपनी धर्म की आइडेंटिटी से ज्यादा प्यार नहीं है, उसको अपनी जाति से ज्यादा प्यार है, तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देगा जो उसकी जाति की बात करती है। समझ गए पूरा खेल है क्या? हर पॉलिटिकल पार्टी किसी ना किसी आइडेंटिटी पे पोलराइज करती है ताकि लोग हमें वोट दें इस आइडेंटिटी के आधार पे। एक फेमस कोट है कि मंडल राजनीति का काट करने के लिए कमंडल की राजनीति आती है। मंडल मतलब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जाति की राजनीति करती हैं, और कमंडल मतलब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो धर्म की राजनीति करती हैं। और आप सब लोग समझदार हो, आप सबको पता है कौन धर्म के नाम पे वोट मांगता है, कौन जाति के नाम पे मांगता है। मांगने किसके नाम पे चाहिए? स्किल्स के नाम पे। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हुआ है, पर कैपिटा इनकम कितनी इंक्रीज की गई है, कैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, जीडीपी कैसे इंक्रीज कर रही है, कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, ये सब वो इश्यूज हैं जिन पे डिस्कशन होनी चाहिए। हर एक पर्सन जब तक देखो इन इश्यूज को तवज्जो नहीं देगा ना, ऐसे ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग आइडेंटिटी के नाम पे लोगों को डिवाइड करती रहेंगी। इस बात पे कोई चर्चा नहीं करता कि बिहार में इतने सालों से बिहार क्यों पिछड़ा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिहार बाकी राज्यों की तरह ग्रो नहीं कर सका? बिहार जिस पे हम सबको गर्व है, लेकिन बिहार क्यों पिछड़ा है? उन इश्यूज पे चर्चा नहीं होती कि बिहार के पिछड़ेपन के लिए कौन सी पॉलिसीज जिम्मेदार हैं। और देखो अब तो पूरे देश में कास्ट बेस्ड सेंसस को कंडक्ट करने की मांग की जा रही है विपक्ष के द्वारा। तो आप अपनी ओपिनियन बताइए कि कास्ट बेस्ड सेंसस पूरे देश में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्या अलग अलग कास्ट की पॉपुलेशन के आधार पर रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अब देखो क्वेश्चंस देख लीजिए। कई बार ना यूपीएससी इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेती है। जैसे ये क्वेश्चन ना 2009 में पूछा था, वैसे कैट पे सेंटर्ड ये क्वेश्चन था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, लेकिन इनडायरेक्ट आपकी नॉलेज चेक कर ली कि लाल बहादुर शास्त्री कब प्रधानमंत्री बने थे। जैसे ना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को सेटअप किया गया, प्रधानमंत्री जब थे लाल बहादुर शास्त्री। आपको यह पता होना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री कब प्रधानमंत्री बने थे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जैसे 2019 में फिर से इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया कि 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया संविधान में, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। सोच के बताइए दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्या है, मैं अभी आपको बताता हूं। मेंस का क्वेश्चन जो आज आपको अटेम्प्ट करना है, क्रिटिकल नोट ऑन द एवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लोगन जय जवान जय किसान। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर बी है। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे ना, तब कैट को इस्टेब्लिश किया गया था, तो बी है। और इस क्वेश्चन का आंसर है ए। 9th शेड्यूल जब इंट्रोड्यूस किया गया था संविधान में, उस समय प्रधानमंत्री नेहरू थे, ना कि लाल बहादुर शास्त्री। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।